व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइलेंस। वेल गाइज, ये बहुत ही इमोशनल कहानी है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। कहानी की शुरुआत होती है जिन नाम के आदमी से जो प्रोफेशन से एक आर्ट टीचर है। उसका अभी अभी ओजोन शहर में स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। आज वो उसी तरफ जा रहा है, पर बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे एक डियर आ जाता है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अभी भी सही सलामत है। अब यहाँ से वो सीधा मैकेनिक के पास पहुँचता है, पर वो बताता है कि कार ठीक होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर सकता, उसे जल्दी जाना है, इसलिए वो कार लेके निकलने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। अब उस गाड़ी में बैठी थी हमारी कहानी की दूसरी किरदार मीसो। अब वो जिन को सॉरी बोलती है और खुद अपनी कार में उसे स्कूल में ड्रॉप कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जो ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे देता है। पर उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। अब कुछ देर बाद स्कूल आ जाता है और मीसो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बिना सोचे मुझे कॉल कर देना। अब जिन सीधा जाकर प्रिंसिपल से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि जिन का यहाँ पे ट्रांसफ़र प्रोफेसर किम की वजह से हुआ है, जो प्रिंसिपल के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनके क्लासमेट रह चुके हैं। अब इसी बीच हम वहाँ चीफ को भी देखते हैं जो प्रिंसिपल का हमशक्ल था। एक्चुअल में ये दोनों भाई थे, जुड़वा भाई। अब यहाँ चीफ उसे बताते हैं कि जिन को 50,000 डेवलपमेंट फंड के तौर पर देना पड़ेगा। पर वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो अभी सैलरी तक नहीं मिली है। तो चीफ बताते हैं कि यहाँ का यही रूल है, जो भी कोई स्टाफ में आता है उसे ये फंड देना पड़ता है। अब जिन यहाँ से अपने अपार्टमेंट में रहने चला जाता है जो उसे स्कूल की तरफ से मिला था। यहाँ वो अपनी मॉम से कॉल पर बात भी करता है और फंड के बारे में बताता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ, तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो। अब अगले दिन जिनकी पहली क्लास होती है तो वो सारे बच्चों को एप्पल की ड्राइंग बनाने को कहता है, जिसमें से उसे कीरा नाम की लड़की की पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। वो उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि तुम बहुत अच्छी आर्ट बनाती हो। लेकिन वो लड़की कोई भी रिएक्शन नहीं देती, वो ना तो हंसती है और ना ही कुछ बोलती है। अब ये जिन को थोड़ा अजीब लगता है, और इसी दौरान वो देखता है कि यून नाम का बच्चा क्लास में लेट आता है। इसकी वजह पूछने पे वो जिन को बहुत ही अजीब वे में देखता है और उसके चेहरे पर चोटों के निशान भी थे। अब क्लास खत्म होने के बाद वो स्टाफ रूम में बैठे पर्क नाम के टीचर से यून के बारे में पूछता है, जिसके चेहरे पे चोट लगी थी। तो वो जिन को बताते हैं कि उसके छोटे भाई ने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी जान दे दी थी। यही वजह है कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। पर उसके भाई ने ऐसा क्यों करा, ये पूछने पर मिस्टर पर्क बात को पलट देते हैं। अब यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जिस लड़के को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि यून का छोटा भाई था। अब रात हो जाती है और सारे स्टाफ मेंबर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जिन स्टाफ रूम में बैठा अपने बच्चों की फाइल चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यून के फादर की हालत कुछ ठीक नहीं है और उसकी मॉम की तो सालों पहले ही उसे छोड़कर भाग गई थी। वहीं कीरा की फाइल पढ़ने पे उसे पता चलता है कि वो ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब इसके बाद उसे एक यूरी नाम के बच्चे की फाइल दिखती है, जिसके पेरेंट्स तो थे पर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। एक्चुअल में दोस्तों, ये स्कूल एबनॉर्मल या फिर अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे यूरी, कीरा जैसे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए स्कूल को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के स्टाफ और प्रिंसिपल की बाहर टाउन में बहुत ही इज्जत भी है। अब कुछ देर बाद जिन घर के लिए निकलता है, पर स्टेयर्स पर पहुंचकर उसके ऊपर किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ौरन ऊपर जाता है तो उसे वो आवाज़ गर्ल वॉशरूम से आ रही थी। अब वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गार्ड आके उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है। उसका कहना था कि यहाँ के बच्चों को सुनाई तो देता नहीं, वो इसलिए हर बार चिल्लाते रहते हैं। अब उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे हमें इंस्पेक्टर जॉन को देखते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे, कुछ पैसे गिन रहे थे जो प्रिंसिपल ने उसे दिए थे यून के छोटे भाई के केस को दबाने के लिए। और इसी बीच वहाँ जिन भी आ जाता है अपने पैसे लेकर। अब यहाँ जिन को मिस्टर जॉन्ग कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए वो मिस्टर पर्क को उसके बारे में पूछने के लिए जाता है। पर स्टाफ रूम में जाने पे वो देखता है कि मिस्टर पर्क यून को लात घूंसों से मार रहे हैं। जिन उसकी वजह पूछता है तो मिस्टर पर्क बताते हैं कि ये कल रात 2 लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर जा रहा था। इसके छोटे भाई ने भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद वो मारा गया। हमें इन बच्चों की बहुत ही फिक्र है, इसलिए हम इन्हें मार कर डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। अब यहाँ जिन को इस स्कूल की चीज़ें कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब बाहर जाती है वो उसकी नज़र ऊपर खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि यूरी खिड़की के ऊपर बैठी है
अब वो बस गिरने ही वाली थी। वो उसे आवाज़ लगाता है पर वो सुन नहीं पाती, इसलिए वो ऊपर जाकर उसे अंदर खींचता है और अचानक से पीछे से पकड़ने की वजह से डर जाती है और फिर जिन उसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। पर यूरी उसका हाथ पकड़कर उसे लॉन्ड्री रूम में ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक औरत कीरा के बाल पकड़कर उसे मार रही थी। वो फ़ौरन उसे रोकता है और वो लेडी बताती है कि मैं इस स्कूल की हेड हूँ, मेरा नाम लीना है और मैं इस लड़की को डिसिप्लिन सिखा रही हूँ। तो वो कहता है कि ये कौन सा तरीका है डिसिप्लिन सिखाने का, अगर तुमने ऐसा फिर दोबारा किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, मेरे दोस्त लॉयर हैं। अब वहीं कीरा इस हादसे के बाद बेहोश हो जाती है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो मिन्सो को कॉल करके बुलाता है, जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करती थी। अब मिन्सो कीरा को देखकर कहती है कि इसे तो बहुत मारा गया है, हमें सबसे पहले इसके मॉम डैड को ये बात बतानी चाहिए। तो जिन उसे सच्चाई बताता है कि ये लड़की अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है, हमें इसका ख्याल खुद रखना होगा। कल अब जिन को अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ पे उसे बोला जाता है कि तुमने कीरा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो असल में मिस लीना कभी कभी बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो माफ़ी मांगती है और तुम हमें ये बता दो कि कीरा कहाँ पर मौजूद है। अब जिन उन्हें बता देता है कि वो हॉस्पिटल में है और यहाँ उसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। कुछ देर बाद वो अपनी क्लास के लिए चला जाता है, जहाँ वो बच्चों को एक दूसरे की ड्राइंग बनाने को कहता है। सब बच्चे लग जाते हैं, पर यहाँ यूरी चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि उसकी पार्टनर तो हॉस्पिटल में थी। अब जिन जाकर उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त जल्दी ठीक हो जाएगी। अब वो उसका मन बहलाने के लिए कहता है कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, मैं तुम्हारी बनाता हूँ, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत सारे मार्क थे। पर जिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा। कुछ देर बाद जिन उसकी पेंटिंग बना देता है, जिसे वो देख के बहुत ही खुश होती है, जिसे उसके चेहरे पे न जाने कितनी दिनों बाद स्माइल आई थी। अब क्लास खत्म होने के बाद उसके पास मिन्सो का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए फ़ौरन बुलाती है। यहाँ मिन्सो उसे एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि कीरा के साथ जो भी हुआ उसने सब कुछ इस पेपर में लिख दिया है और पेपर में लिखा था कि उसे सिर्फ मारा नहीं गया बल्कि उसके साथ गलत काम हुआ, एक घिनौना काम जिसे बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन है। अब ये काम किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने करा है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर पर्क यही काम लड़कों के साथ करते हैं। अब ये सुनकर जिन को तो यकीन नहीं होता, वो कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, पर मिन्सो कहती है कि उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। कीरा ने हमें बताया कि जब भी वो पुलिस के पास जाती है कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो वो उन्हें स्कूल दोबारा भेज देते हैं, जिसके बाद मिस लीना और चीफ फिर इन बच्चों को और ज़्यादा मारते हैं जिससे ये मुंह ना खोले। अब ये सारी सच्चाई जानकर जिन को याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को बता दिया था कि कीरा कौन से हॉस्पिटल में है, वो लोग उसे लेने ज़रूर जाएंगे। अब दोनों फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ तब तक चीफ, लीना और प्रिंसिपल पहुँच चुके थे। जिन वहाँ जाता है तो कीरा वहाँ मौजूद नहीं थी और उसे लग रहा था कि आज कीरा को वो लोग नहीं छोड़ेंगे और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी मिन्सो को अलमारी से कुछ आवाज़ें आती है और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर कीरा छुपी हुई थी। वो फ़ौरन उसे अपने साथ ह्यूमन राइट्स सेंटर लेके चली जाती है, जहाँ पर वो सेफ रहेगी। वहाँ पे मिन्सो उसे पूरी कहानी बताने को कहती है कि उसके साथ क्या हुआ था और ये सब किसने किया, जिसे वो ये सब रिकॉर्ड कर सके और एविडेंस के तौर पर पेश कर सके। अब कीरा कुछ इस तरह से बताना चालू कर दी है कि एक दिन मैं और यूरी दोनों ही ग्राउंड में खेल रहे थे। कुछ देर बाद यूरी स्कूल के अंदर जाती है, पर बहुत समय बाद वो लौट कर नहीं आती, तो मैं उसे ढूंढने के लिए अंदर जाती हूँ। तो वहाँ मुझे प्रिंसिपल मिल जाते हैं, जो मुझे अपने साथ ऑफिस लेके चले जाते हैं, जहाँ वो मुझे एक फुटेज दिखाते हैं जो बहुत ही अजीब थी, जिसमें बिना कपड़ों के दो लोग थे और मैं उन्हें ऐसा करने से मना करती हूँ, पर वो नहीं मानते और मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव करने लगते हैं। मैं वहाँ से भागकर वॉशरूम चली जाती हूँ, पर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते और फिर मेरे साथ बहुत ही बुरा काम करते हैं। मैं बहुत चिल्लाती हूँ, पर मुझे बचाने कोई नहीं आता। अब यहाँ में एक और चीज़ पता चलती है कि उस दिन जिस लड़की की आवाज़ जिनको सुनाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो कीरा थी। अगर जिन अंदर चला जाता तो शायद वो बच जाती, पर गार्ड ने उसे जाने से रोक दिया, मतलब कि सब के सब मिले हुए हैं इसमें। इसी बीच वहाँ पे यूरी भी आ जाती है, जो ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो घबराते हुए कहती है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। एक दिन जब मैं कीरा का वेट कर रही थी तो प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं और मुझे कैंटीन का लालच देके अपने ऑफिस लेके जाते हैं, जिसके बाद वो मेरे साथ गलत काम करते हैं। अब ये बताते हुए वो रोने लगती है और कांपने लगती है, तो मिन्सो उसे गले से लगाते हुए कहती है कि तुम डरो मत, हम इसकी सज़ा उन लोगों को दिलवा कर रहेंगे। तभी यूरी कहती है कि मैंने ये सब होते हुए देखा है। जब मैं स्कूल में आई थी तो मुझे एक गाने की आवाज़ सुनाई दी थी जो प्रिंसिपल रूम से आ रही थी।
वहाँ जाने पे मुझे कीरा रोते हुए दिखाई दी। मैं फ़ौरन वहाँ से भागने लगी तो प्रिंसिपल ने मुझे रोक लिया और मुझे साइन लैंग्वेज में कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब इतना सब सुनने के बाद जिन जब घर आता है तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे बार बार वही चीखें सुनाई दे रही थी वॉशरूम की। इसी दौरान बेल बजती है तो डोर खोलने में पता चलता है कि जिन की मॉम उसकी बेटी को लेकर यहाँ रहने आई है, क्योंकि उन्हें अपने गांव की ज़मीन बेच दी जिसके पैसे उन्होंने खुद जिन को भेजे थे। अब यहाँ वो जिन को उसके स्कूल के बारे में पूछती हैं तो वो कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो बोलती हैं कि तुम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अच्छे रिलेशन बना कर रहना। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है। पर जिन उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें अभी तक सच्चाई पता नहीं थी कि प्रिंसिपल कितना घटिया इंसान है। अगले दिन मिंसू एजुकेशन ऑफिस पहुंचती है और उसके स्कूल के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए जाती है। तो वहाँ बैठी लेडी उसे पूछती है कि क्या यह घटना क्लास में हुई थी या फिर क्लास के बाहर हुई थी। वो बोलती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये घटना कब हुई और कहाँ पर हुई। वहाँ पे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपको जानना है कि घटना कहाँ हुई है। लेकिन वो लेडी कहती है कि ये केस सिटी हॉल का है, मैं इसमें कुछ भी कर नहीं सकती। अब यहाँ मिंसू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले मैं वहीं गई थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बोलने के बाद वो पुलिस के पास जाती है पर वहाँ भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उस पुलिस वाले का मानना था कि प्रिंसिपल ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अवार्ड मिल चुके हैं। अब वहाँ से बाहर निकलते समय मिंसू बहुत गुस्से में आ जाती है। अब इसी बीच उसके पास सियोल से एक दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सियोल का एक न्यूज़ चैनल इस केस को कवर करने के लिए रेडी है। अब ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब प्रिंसिपल की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पर्क योंग को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है ताकि वो जान सके कि यूरी और कीरा कहाँ पर है। लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता है कि उसे सच नहीं पता है वो दोनों कहाँ पर है। अब पर्क का गुस्सा अपने से बाहर हो चुका था और वो उसे हॉकी स्टिक से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मैं इसके साथ जो भी करना है वो बाहर जाकर करो, मेरे ऑफिस में नहीं। अब पर्क जब उसे बाहर ले जाने लगता है तो जिन फ्लावर लेके बाहर खड़ा होता है। उसकी माँ ने प्रिंसिपल को देने को कहा था, उसके सामने ही पर्क योंग को मारने के लिए ले जाने लगता है। अब जिन से ये सब देखा नहीं जाता, वो उसके सर पे पट से हेडशॉट देता है जिससे कि पर्क की बत्ती गुल हो जाती है और वो योंग को भी ह्यूमन राइट लेके आ जाता और कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हमें सब कुछ सच सच बताओ। वो कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम लोग उन्हें सज़ा दिलवा पाओगे। तो जिन उसे वादा करता है कि उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब योंग अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि कैसे मिस्टर पर्क उसे और उसके छोटे भाई को अपने घर लेके जाता था जहां वो दोनों के साथ गलत काम करता था और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता था तो उसे बुरी तरह से वो मारता था। अब योंग की कही हर एक बात पूरा शहर सुन और देख रहा होता है क्योंकि न्यूज़ वालों ने उसकी ये रिकॉर्डिंग लाइव कर दी और जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, जिसके अगले ही दिन प्रिंसिपल, चीफ और पर्क को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि अब उनके बारे में पब्लिक को पता चल चुका था। नेक्स्ट डे कोर्ट की पहली सुनवाई होती है जहाँ पे वही प्रिंसिपल अपने बेचारे होने का बात दोहराता है। उसका कहना था कि उसको तो गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिले हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो 2 दिनों से सो नहीं पा रहा है इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से। लेकिन वहाँ बैठे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो सभी सच्चाई जान चुके थे। हियरिंग के बाद प्रिंसिपल की वाइफ और मिंसू के बीच में हाथापाई तक हो जाती है पर जिन और कुछ लोग उन्हें आकर अलग करते हैं। अब उसकी वाइफ के अलग ही नखड़े थे दोस्तों यहाँ पर। और दूसरे दिन हियरिंग में स्कूल के गार्ड को बुलाया जाता है, वो भी प्रिंसिपल की तरफ से ही बोलता है। लेकिन जब जिन का लॉयर उससे सवाल पूछता है तो वो घबराने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जहाँ पहले काम करता था वहाँ पर वो चोरी करता था, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर उसे यहाँ पर जॉब मिल गई। और गार्ड का मुंह बंद करने के लिए प्रिंसिपल उसके पास बच्चे भी भेजा करता था। अब इसके बाद डॉक्टर को भी बुलाया जाता है उसकी गवाही लेने के लिए और वो भी झूठ बोलती है। लेकिन जब लॉयर उसकी ही बनाई एक और पहली रिपोर्ट दिखाता है जिसमें उसने लिखा था कि गर्ल्स के एक्सटर्नल ऑर्गन खराब हो गए थे, तो जज उसे सवाल पूछते हैं कि तुमने 2 रिपोर्ट क्यों बनाई है। अब उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता और यहाँ हमें पता चलता है कि वो झूठ इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो स्कूल की हेड थी। अब जिससे उसका झूठ पकड़ा जाता और इसी के साथ आज की हियरिंग खत्म हो जाती है। अब कोर्ट में चल रहे केस की वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुके थे, तो जिन उन्हें लेके बीच पर जाता है जहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। वहाँ कीरा जिन के साथ बैठी होती है तो वो उससे बताती है कि मैं पहले इन लहरों की आवाज़ सुन सकती थी, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया।
तो जिन उसे बताता है कि कुछ चीज़ों को सुना और देखा नहीं जाता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम भी इन लहरों को सिर्फ महसूस करो। वेल गाइज, अब इसके बाद तीसरा दिन आ जाता है हियरिंग का, और आज यूरी की बारी थी। उससे क्वेश्चन किया जाता है, पर वो कोर्ट के माहौल से बहुत डर जाती है। पर जिन उसे हौसला देता और फिर वो बताना शुरू करती है कि ये सब उसके साथ 3rd क्लास से हो रहा है। प्रिंसिपल उसे पैसे या फिर कुकीज़ के बहाने अपने ऑफिस में ले जाते थे और फिर उसके साथ ये काम करते थे। उसके इस बयान के साथ आज का दिन भी ख़त्म हो जाता है, पर अभी किसी को कोई सज़ा नहीं मिली थी। अब रात में जिन का दोस्त कहता है कि प्रिंसिपल तुमसे सेटलमेंट करना चाहता है, क्योंकि 13 साल से कम बच्चों को उनके पेरेंट के साथ डील की जाती है। अब देर रात जिन के पास प्रोफेसर किम का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का लॉयर भी मौजूद होता है, जो जिन से कहता है कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट फंड के पैसे वापस लौटा दूंगा। वहीं किम उसे एक अच्छी जॉब का लालच भी देता है ताकि वो ये केस छोड़ दे। लेकिन जिन यहाँ पर उन बच्चों से वादा कर चुका है, वो चंद पैसों के लिए उस वादे को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता और बाहर आकर अपना सारा गुस्सा कार पर निकालता है कि कैसे एक मुजरिम इतनी आसानी से उसे पैसे का लालच देकर बचना चाह रहा है। वेल नेक्स्ट डे अब कीरा के बयान देने की बारी आती है, और इसी दौरान कोर्ट में जिन की मॉम भी आ जाती हैं, जो उसे ऐसा करने से मना करती हैं और समझाती हैं कि तुम समाज से लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत ताकतवर हैं और तुम्हारी भी एक बेटी है। लेकिन जिन अब फैसला कर चुका है, वो इंसाफ लेकर रहेगा। अब यहाँ कीरा कोर्ट के सामने पेश होती है। वहाँ पे उसे पूछा जाता है कि तुम्हें परेशान कौन करता था, तो वो कहती है कि प्रिंसिपल। पर उसे बोला जाता है कि तुम्हें पहचानना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल और चीफ दोनों ट्विंस थे। अब ये सुनकर कीरा का लॉयर भड़क जाता है, पर जज परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ कीरा के लिए काम मुश्किल हो चुका था, पर वो उन दोनों के सामने साइन लैंग्वेज में कुछ बोलती है, जिससे प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो वो फ़ौरन उसी की तरफ उंगली घुमा देती है। अब यही वो आदमी था जिसने मेरे साथ गलत काम किया था। जज उसे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे पता लगाया, तो वो बोलती है कि साइन लैंग्वेज सिर्फ प्रिंसिपल को ही आती है। अब उसकी समझदारी को देखकर कोर्ट में बैठे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। पर यहाँ प्रिंसिपल का लॉयर उसे एक और सवाल पूछता है कि तुमने बताया था कि तुम्हें प्रिंसिपल को यूरी के साथ देखा था, तो उस टाइम तुम्हें एक गाना सुनाई दे रहा था। वो कहती है कि हाँ। अब यहाँ लॉयर ये साबित करना चाहता था कि कीरा को कुछ सुनाई नहीं देता, तो उसने गाना कैसे सुन लिया। कीरा कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत सुनाई देता है। वेल अब उसका यहाँ पर एक टेस्ट होता है, जिसमें एक गाना बजाया जाता है, जिसे सुनते ही वो हाथ ऊपर कर लेती है, और जैसे उस गाने को बंद किया जाता है, वो हाथ नीचे कर लेती है। और ये देखकर जज उसकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन्हें भी लग रहा था कि वो सच बोल रही है। इसी तरह आज की हियरिंग खत्म होती है। कोर्ट के बाहर जिन की मॉम को यकीन हो जाता है कि उसका बेटा जो भी कर रहा है वो सही है। अब सीन शिफ्ट होता है योंग के घर पर, जहाँ पे हम मिस लीना को देखते हैं, जिसने योंग के घर वालों को ढेर सारे पैसे देकर सेटलमेंट कर ली थी। अब जब ये बात जिन को पता चलती है, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता। अब वो क्या करे। तभी वहाँ योंग आता है, जो अपने कल के बयान की तैयारी कर रहा था। पर जिन उसे बताता है कि तुम कल कोर्ट नहीं जाओगे, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने प्रिंसिपल के साथ सेटलमेंट कर लिया है। अब ये सुनकर वो तेज तेज रोने लगता और कहता है कि उन लोगों ने मेरे छोटे भाई को मार डाला था, और अब मुझे भी उसी तरह से मार डालेंगे। मेरी ग्रैंड मदर ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुमने तो कहा था कि तुम हमें इंसाफ दिलवाओगे, पर यहाँ जिनके पास उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं था। उसे समझ आ गया था कि आज की दुनिया में सच की नहीं बल्कि पैसे की ताकत बोलती है। वेल उसी रात जिन के पास कीरा आती है और उसे बताती है कि जिस दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूरी थी। अब ये सुनकर वो फौरन स्कूल जाता है, जहाँ उन्हें वीडियो मिल जाती है, जिसे लेकर वो लॉयर के पास जाते हैं। तो उन्हें वो बताता है कि इस फुटेज से हम प्रिंसिपल और चीफ को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, पर मैं इसे डायरेक्ट कोर्ट में चला नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव वीडियो है। मैं इसे जज को खुद दिखाऊंगा। वेल अब नेक्स्ट डे जज उस वीडियो को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि इन तीनों ने बहुत ही बड़ा जुर्म करा है, पर साथ साथ में इन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छे काम भी किए हैं। तो मैं मिस्टर पर को 8 महीने की, प्रिंसिपल को 6 महीने की और चीफ को 1 साल की जेल की सज़ा सुनाता हूँ। अब इतनी कम सज़ा की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पर तीनों अपनी सज़ा सुनकर हंसने लगते हैं। लेकिन वही बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनके साथ जो हुआ है इन बीते सालों में, उसके लिए उन तीनों को फांसी
फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पर यहाँ एक बार फिर से सच्चाई के सामने ताकत जीत जाती है। हमें पता चलता है कि जज और लॉयर को कुछ देर पहले ही पैसे मिल चुके हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि पैसों की ताकत से क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि तीनों जेल जाने से पहले बिंदास होकर पार्टी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिन्सो जिन से मिलने आती है, क्योंकि वो अपने टाउन जा रहा है। उसको यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने सच का साथ दिया था, तो ये अमीर लोग उसे यहाँ जीने नहीं देंगे। अब मीसो एक बार कीरा और यूरी से मिलने जाती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि वो पर्क से बदला लेने गया है। अब ये बात वो फौरन जिन को कॉल करके बताती है और हम पर्क को देखते हैं जो पार्टी से घर जा रहा था। तभी उसके सामने योंग आ जाता है, जो उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां जिन भी पहुंच जाता है। वो उसे ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि ट्रेन आ रही थी, पर योंग ने पर्क को बहुत ही कस कर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो ट्रेन उन दोनों के ऊपर से गुजर जाती है और कुछ इस तरह से योंग अपने भाई का बदला ले लेता है कि जिन और ह्यूमन राइट वाले लोग कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते हैं इंसाफ के लिए, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय मार खाने के। वहाँ जज भी आता है और सभी उन पर अंडे फेंकने लगते हैं। अब ये सब देखकर जिन रोने लगता और कहता है कि उसका नाम मिन्सू था, वो बोल और सुन नहीं सकता था। वो ये बात बार बार बोलता रहता और तभी पुलिस उसे ज़मीन में गिरा देती है और यहाँ हम सच को एक और बार ज़मीन में दफन होते हुए देखते हैं। इसी तरह से 1 साल बीत जाते हैं। मिन्सो जिन को मेल करती है कि बच्चे बहुत ही खुश हैं, वो यहीं ह्यूमन राइट सेंटर में रह रहे हैं। वहीं हम जिन को भी देखते हैं जो अपने टाउन में रहता है। उसे एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा था कम टू ओजोन ए सिटी ऑफ फॉग, जिसे देखकर वो उसी में खो जाता है और इसी के साथ ये कहानी ही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पीस आउट।